गुड मॉर्निंग खुशी, क्या हाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दीक्षा, हाय लता, हेलो प्रियांशु, राम राम रोहन, हेलो एवरीवन, हाय यशवी, हाय विनय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, एकदम बढ़िया रोहन, एकदम बढ़िया। हाय भारत, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए? चलो शुरू करें। खेला वही पे, चलो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। हाय तुषार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। चलो फिर शुरू करते हैं। उस दिन अपन कर रहे थे टाइम वैल्यू मनी में। टाइम वैल्यू मनी में उस दिन अपन ने एक छोटा सा स्लॉट कवर किया था, और वो छोटा सा स्लॉट क्या था? गुड मॉर्निंग निकी। और वो छोटा सा स्लॉट क्या था? हाय नीलेश, गुड मॉर्निंग। वो छोटा सा स्लॉट क्या पढ़ा था अपन ने? SICI पढ़ा था। SICI के बारे में देखा था। अब SICI से आगे बढ़ते हैं और एन्युटी देखते हैं। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू में के फॉर्मूले में एन की कैलकुलेशन। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू की पूरी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग निशा। अब इधर ध्यान दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक टॉपिक का नाम एनुइटी। जय श्री श्याम, एकदम बढ़िया कुणाल। अगर हम एनुइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एनुइटी का कॉन्सेप्ट जो है, आप उसमें अच्छे से समझ के चलिए कि दो तरह की चीजें होंगी। या तो सेविंग के बारे में बात करेगा या लोन के बारे में बात करेगा। सेविंग के बारे में बात करेगा तो सेविंग में पहला पार्ट होता है वन टाइम सेविंग कर ले आदमी। एक ही बार में किसी ने पैसा सेव कर लिया। अब अगर वन टाइम सेविंग के लिए बात करते हैं तो इसमें फॉर्मूला आप लगाते हो CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। भाई, जितनी सेविंग उसको करनी थी उसने उतनी कर ली, और 1+i% की पावर n, ये फ्यूचर वैल्यू मिल गई। अब किसी अंकल जी ने मान लो, या मैं नहीं, मान लो मैं भी अंकल ही हो गया हूं, तो भाई किसी ने 60,000 रुपए सेव कर लिए एक बार में, और बैंक की इंटरेस्ट रेट मान लीजिए चल रही थी 12% और 3% क्वार्टरली, और उसने पैसा सेव किया 5 साल के लिए। तो एक साल में 4 क्वार्टर, 5 साल में 20 क्वार्टर, ये आपका हिसाब लग जाएगा। अब अपन हिसाब लगाते हैं तो 1+3% की पावर 20, 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 60,000, कितना हो गया? 1,08,366 रुपया। वन टाइम सेविंग। अब सेविंग का यही दूसरा स्लॉट जो बनता है,
तो सेविंग का दूसरा स्लॉट बनता है एन्युइटी। भाई आदमी ने कहा कि साहब मेरे पास तो एक साथ 60,000 रुपए नहीं है, या मेरे पास तो एक साथ जमा कराने के लिए 5 लाख नहीं है, हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने कुछ पैसा दे सकता हूं। तो एन्युइटी का मतलब होता है अगर इक्वल पैसा इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जमा किया जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद जमा किया जा रहा है, तो वो पैसा एन्युइटी है। अब एन्युइटी में दो बातें आती हैं, या तो आदमी पैसा जमा कराएगा महीने के अंत में, या जमा कराएगा शुरू में। अब ये जो एन्युइटी ड्यू होता है इसको इमीडिएट भी कहते हैं, एन्युइटी ड्यू को इमीडिएट भी कहते हैं। ड्यू का मतलब होता है महीने के शुरू में पैसा जमा कराना, और रेगुलर का मतलब होता है महीने के लास्ट में पैसा जमा कराना, या साल के लास्ट में, या क्वार्टर के लास्ट में, या 6 महीने के लास्ट में। आपको सवाल में अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है तो वो एन्युइटी रेगुलर का केस है। अगर सवाल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है तो एन्युइटी रेगुलर का केस है। और अगर सवाल में कुछ लिखा हुआ है, अगर ये लिख के दे रहा है कि डिपॉजिट मनी फ्रॉम नाउ, अगर ये लिख के दे रहा है कि महीने के शुरू में जमा करा दिया, टर्म के स्टार्टिंग में जमा करा दिया, तो ये केस बन जाता है आपका एन्युइटी ड्यू का। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यस। इस तरीके का कोई वर्ड लिख के दे रहा है, अगर लिख के देगा तो ही एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट है। अगर लिख के नहीं दे रहा तो अपन नहीं उसको ड्यू मानेंगे, हम उसे रेगुलर ही मानेंगे, रेगुलर ही कंसिडर करेंगे। तो ये रेगुलर और ड्यू की लड़ाई हो गई। अब आप आ जाइए रेगुलर में। अगर आप सेविंग, अभी अपन सेविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन ने लोन के बारे में डिस्कशन नहीं किया। रेगुलर में अगर आप सेविंग के बारे में बात करते हो तो एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला आपका हो जाता है एन्युइटी 1+i% की पावर n -1 नीचे डिवाइडेड बाय i%, और ये आ जाती है फ्यूचर वैल्यू, भविष्य में क्या पैसा मिलने वाला है। जैसे कोई आदमी अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है और किसी भी लॉन्ग टर्म उसमें जमा कराता है 15% पर एनम की रेट से, और 10,000 रुपए ये जमा कराता है मंथली, तो उसको कितना पैसा मिल जाएगा एट द एंड ऑफ 20 साल। मात्र 10,000 रुपए 20 साल के लिए जमा कराए, सारे शौक खत्म करके 10,000 रुपए 20 साल के लिए जमा कराने की सोच ली, 20 साल बाद कितना पैसा मिल जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट हो गया 10,000, 15% से आई बनाया, मंथली है तो 12 का डिवाइड लगाया 1.25%, पावर 20, 20 का मतलब हो जाता है 12 × 20, 12 का मतलब 3×4 और 20 का मतलब 5×4, -1, नीचे आ जाएगा 1.25%। अब आप इसका हिसाब लगा के देख सकते हैं, खुशी ने लगा दिया 1 + 1.25%, पावर 1 2 × 1 2 3 × 1 2 3 × 1 2 3 4 -1 डिवाइडेड बाय 1.25%, मल्टीप्लाई 10,000। भाई ये तो 1497 आ रहा है। हाँ हाँ, खुशी गलत आया था तुम्हारा। भाई ये आ रहा है 14972394.80। हमको कैलकुलेटर से आते हैं, तो इसको जो आपने सिखाया था उसको कॉपी में भी आना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। भाई देखो, मैं तो आपको ये कॉपी में इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आप सबको शो करना है, आपको नहीं लिखना कहीं कॉपी वॉपी में, आपको तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है। हाँ, 12 और 20 कैसे आया? आई की वैल्यू कैसे निकालोगे?
भाई ये मंथली पैसा जमा कर रहा है, अब मंथली पैसा जमा कर रहा है तो आप भी किस्त मंथली तो निकालोगे, तो आपने क्या किया, रेट में 12 का डिवाइड लगा दिया तो 1.25% आ गया, ये तो आ गई आई की वैल्यू। अब आ जाओ एन की वैल्यू, इतनी ज्यादा पावर कैसे निकालेंगे। अब आ जाइए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 साल है तो 12 इंटू 20। हाँ, एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, आप रुकिए देखिए एक बार। यार मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने जितने भी बैचेस में पढ़ाता हूँ, या मैंने पेन ड्राइव के भी, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मैंने तो मेरे पेन ड्राइव के लेक्चर्स में भी ये चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है कि आप ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप लोगों को कैसे नहीं आ रहा है, काफी लोगों को नहीं आ रहा है, 4-5 लोग हैं जो बता रहे हैं, और क्या, नहीं काफी लोग हैं जिनका आ नहीं रहा है, और क्या। हाँ, नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे देखो, हाँ, ये तो अपन जैसे 12 इंटू 20 है ना। अच्छा, पर वंशिका भागेश्वर ने भी बताया होगा ये तो। चलो चलो मैं बता देता हूँ, देखो इसमें इतनी देर तो अपन डिस्कशन करेंगे जितनी देर में हो जाएगा। जैसे 12 इंटू 20 है, तो 12 इंटू 20 को 3 इंटू 4, 12 का तो फिक्स कर लो 3 इंटू 4 में तोड़ना है। अब ये 20 का फिक्स कर लो 5 इंटू 4। अब जैसे अपने को 1+1.25% की पावर 12 इंटू 20 करना था, तो पहले 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 4। अब आप कैलकुलेटर में क्या लिखो, 1+1.25%। मैं देखो कैलकुलेटर शो कर देता हूं आपको, तो आपको आसानी हो जाएगी। जितने लोगों को ये चीज नहीं आती वो कैलकुलेटर से, फिर आपको तो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आती होगी। जितने भी लोग बैठे हैं जिनको ये कैलकुलेटर वाला तरीका नहीं आता, उन्हें इंस्टॉलमेंट में तो बहुत तकलीफ आती होगी। आप सीखिए, अपन 1+1.25%, अब इसकी पावर अपने को 12 और 20 करनी थी। 12 को मैंने तोड़ा 3 और 4 में, मल्टीप्लाई दबाया, अब इक्वल टू दबाऊंगा 2, 1 2, ये 3 कैलकुलेट हो गया। अब इसकी पावर 4 कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई दबाया और इक्वल टू दबाऊंगा 3 बार, 1 2 3, ये पावर 4 भी कैलकुलेट हो गई। अब पावर चाहिए 20, तो 20 का मतलब 5 इंटू 4, तो पावर 5 कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई दबाया और इक्वल टू दबाऊंगा 4 बार, 1 2 3 4। फिर पावर 4 कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई दबाया और इक्वल टू दबाऊंगा 3 बार, 1 2 3, ये 19.71 आ गया। इसमें से -1 किया, डिवाइड बाय 1.25% किया, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, यह आंसर आ गया 14972,394। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिनको ये, हाँ, गो टू मम्मा। अब हाँ जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन ने एनुइटी में, एक तो ये एनुइटी रेगुलर में सेविंग वाला कॉन्सेप्ट समझा कि अगर पैसा सेव किया जाता है एनुइटी रेगुलर के तरीके से, तो सेविंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है जी, एनुइटी रेगुलर। अब आप आ जाइए किस्तों में। अच्छा, एनुइटी में अगर ड्यू की एनुइटी होती, अगर ये एनुइटी ड्यू की होती, मतलब अगर पैसा महीने के शुरू में दिया जा रहा होता, तो क्या फर्क पड़ जाता। एनुइटी 1+i% की पावर n -1 अपॉन i%, और इसे 1+i% से और मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका बन जाता एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू। अब एन्युटी ड्यू बोले या ये बोल दे कि 1 साल बाद पैसा लेने आया,
या एक टर्म के बाद पैसा लेने आया। अगर क्वेश्चन में अपने को लिखा मिल जाए कि आदमी एक टर्म के बाद पैसा लेने आया है, तो वो भी यही बात है। एक वो क्वेश्चन है ना जिसमें बोला जाता है कि आदमी आया ही नहीं पैसा लेने और पैसा लेने आया 1 साल के बाद, तो उसमें भी अपन यही तो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। हाँ हाँ, फ्रॉम टुडे वाला। अब जितने भी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे के हैं, हाँ, एनुइटी इंक्रीमेंटल नहीं होती है, और इंक्रीमेंटल होती है तो अपने अपने इसमें कंटेंट में कवर नहीं होती जय। हाँ, एनुइटी इंक्रीमेंटल होती है तो अपने कंटेंट में कवर नहीं होती है, क्योंकि अपने कंटेंट में क्या है, अपन लोग बहुत हाई पावर तक कैलकुलेट करते हैं, मतलब बहुत हायर पावर्स कैलकुलेट करते हैं। तो एनुइटी इंक्रीमेंटल अपने केस में कवर कैलकुलेट कर पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अपने यहाँ तुम्हारे कोर्स कंटेंट में फाउंडेशन लेवल पे एनुइटी इंक्रीमेंटल नहीं होती। इंक्रीमेंटल एनुइटी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो। जब आप आगे इंटर में पढ़ाई शुरू करोगे तो आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एनुइटी इंक्रीमेंटल पढ़ोगे। हाँ, तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं एक और बात तुम लोगों को यहीं पे बताता हूँ कि कई बार जैसे प्राइम बैच नहीं ज्वाइन करने का नुकसान भी बहुत सारे लोगों को उठाना पड़ता है। आप अगर प्राइम बैच ज्वाइन करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। अब ये चीज का ध्यान तुम लोग इंटर में भी रखो। अभी तुम्हारे एग्जाम के जस्ट बाद जैसे अभी बैच शुरू हो जाएगा अगस्त में, 4-5 तारीख या 10-11 तारीख से, उसमें प्राइम बैच ज्वाइन करो। प्राइम बैच ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा, कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा, टेस्ट सीरीज ज्यादा होंगी और तुम्हें मौका, हाँ 4 तारीख से है, उसे 4 से ही ज्वाइन करो, ये प्राइम ही ज्वाइन करो। क्योंकि प्राइम बैच ज्वाइन करने के बहुत फायदे होते हैं। सारी चीजें टाइम पे कंप्लीट होगी, टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे पास महीनों का टाइम होगा। हाँ, और क्या, अभी ज्वाइन करने में ही फायदा है प्राइम बैच को। भाई फाउंडेशन में लोग गलती क्या करते हैं, फाउंडेशन में लोग गलती ये करते हैं कि पहले 12वीं क्लास के एग्जाम, फिर रिजल्ट, और फिर पता नहीं क्या, और फिर रिश्तेदार, फिर आंटी आएंगी, फिर चाचा आएंगे, उनका इंतजार करके फिर ज्वाइन करते हैं। तो वो महीने बीत जाते 2-3। हाँ, नहीं, तुम्हें तुम्हें इंतजार नहीं करना है। हाँ नहीं निशा, लेट ज्वाइन करने का बहुत नुकसान है। हाँ, हकीकत है ये। ना राघव, कोई इंतजार नहीं करना, बिल्कुल। लेट ज्वाइन करने के बहुत नुकसान है। और ये जितने रिश्तेदार और ये ज्ञानदाता और ये दोस्त वगैरह जो आते हैं ना, जो बता देते हैं, हाँ ना, कोई रिजल्ट का कुछ नहीं। अच्छा भाई, रिजल्ट का आदमी क्यों इंतजार करता है, अच्छा बताओ। विनय, ऑफलाइन ऑनलाइन देख, अभी ऐसा है, अभी 3-4 महीने तो कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं चलेगा। और मान ले ऑनलाइन हो भी गया तो कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे चलती है, तुम्हें तो पता है। भाई रिजल्ट का इंतजार आदमी क्यों करता है, रिजल्ट का इंतजार इसलिए करता है साहब, अगर मान लो मैं पास नहीं हुआ तो। हाँ, पास नहीं हुए तो क्या हो जाएगा। भाई आदमी को यही तो लगता है कि भाई मेरे 10-20-30 हजार जो फीस जमा होगी वो डूब जाएगी। हमारे यहाँ मित्तल में तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं। अगर मान लो आपका किसी का, हाँ और क्या, तो वो फीस रिटर्न हो जाती है, तो उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। पर पॉइंट ये है कि जिस जिसको पिक्चर क्लियर है कि हाँ अपना एग्जाम निकल रहा है बढ़िया, भैया वो तो सब ज्वाइन कर लो। हाँ, और वैसे तो शायद सबका ही निकल रहा है एग्जाम, तो किसी को कोई खास तकलीफ है नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें हैं। हाँ जी, एनुइटी में, एनुइटी में ये ड्यू वाला मामला बिल्कुल अच्छे से पिक्चर क्लियर रखनी है। 1% भी आपको इसमें आपने वो नहीं करना है गलती। अच्छा मान लो अगर इसी सवाल में आपको ये कह देता है कि ये आदमी 2 साल बाद गया है पैसा लेने, ये आदमी 2 साल बाद गया, बैंक गया ही नहीं पैसा लेने और 2 साल के बाद पहुंचा। अब यार अगर 2 साल के बाद पहुंचेगा तो तुम इसको, हाँ अगर 2 साल के बाद पहुंचेगा तो तुम इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा दे। ठीक है जी। अब अपन आ जाते हैं लोन पर। सेविंग
या तो महीने के लास्ट में करेगा या महीने के शुरू में करेगा। क्लियर पिक्चर होगी। अगर सेविंग की बात चलेगी तो वो एन्युटी के फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लोन का मतलब होता है कर्जा। मिलता कब है? आज। सेविंग कब मिलती है? सेविंग मिलती है 5 साल बाद, 10 साल बाद। 10 साल के लिए सेविंग करी तो वापस कब मिलेगा वो पैसा? 10 साल के बाद मिलेगा। तो लोन का क्या खास बात होती है? भाई आपके मन में कार खरीदने की आई, आपने नौकरी करना शुरू कर दिया और नौकरी करते ही आपके ऑफिस में वगैरह वगैरह से आपकी जान पहचान हो गई। अब आपको कार की सख्त जरूरत महसूस होने लग गई, क्योंकि आपको सुबह 9 बजे आगेरा को उसके घर से लेना है और शाम को 6 बजे आगेरा को उसके घर पे ऑफिस से ड्रॉप करना है। अब इसके लिए आपको कार तो चाहिए, मोटरसाइकिल पे कहाँ तक घूमोगे? तो इसके लिए आपने कार की सख्त रिक्वायरमेंट हो गई। आपने सोच लिया भाई कार लेनी है। अब कार लेनी है, अब अगर सेविंग करेंगे तो टाइम लग जाएगा 5 साल का। 5 साल का टाइम लग जाएगा तो 5 साल में तो भाई हो नहीं पाएगा। तो आपने सोचा लोन लेने की। लोन की सबसे ज्यादा खास बात क्या होती है? हैंड टू हैंड मिल जाता है तुरंत प्रभाव से। आप बैंक के सामने से अगर ये सोचते हुए निकल जाएंगे कि लोन लेना है, तो बैंक वाले आपके घर आ जाएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे कि बोले लोन तो लेना ही पड़ेगा, तूने सोची कैसे? तो लोन तो इतना इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि बैंक का काम क्या है? लोन देना। तो बैंक ने आपको लोन देने की व्यवस्था कर दी। लोन को प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपको मिल जाता है आज, अभी, इसी समय, और आप इसको चुकाते हो टुकड़ों में, और वो टुकड़े कहलाते हैं इंस्टॉलमेंट। बराबर के टुकड़े बराबर के टाइम के बाद चुकाए जाते हैं, इसीलिए इंस्टॉलमेंट कहलाते हैं। यानी कि इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनुइटी। ये भी एनुइटी का टाइप है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट 1+i% की पावर n-1, नीचे i% और इधर 1+i% की पावर n, और सामने आ जाता है लोन। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये बॉक्स की कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स की कैलकुलेशन के लिए अपन कैसे करते हैं? 1+i% की पावर n कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं मेमोरी में सेव, और सबसे पहले कैलकुलेटर में ये देखते हैं कि मेमोरी क्लियर है या नहीं है। तो एमआरसी का बटन 2-3 बार प्रेस करके चेक कर लेते हैं मेमोरी क्लियर है या नहीं है। सभी लोगों की कैलकुलेटर की हालत ठीक होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, सेल वीक नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको डाउट है कि ये बंद हो सकता है, धोखा दे सकता है, तो आप एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, मना नहीं है। एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर बटन दब रहा है कई बार तो समय आ गया है उसको नमस्ते कहने का। हाँ, तो दूसरा कैलकुलेटर भी आप एग्जाम के लिए ले लीजिए। कैलकुलेटर आपका, हाँ हाँ, 2 ही लेके जाओ, बिल्कुल 2 कैलकुलेटर लेके जाइए। 1+i% की पावर n मेमोरी कर दिया, उसके बाद -1 कर दीजिए, फिर डिवाइड करिए i% से, और उसके बाद डिवाइड करिए 1+i% की पावर n से, जो आपने मेमोरी में सेव कर रखा था। यानी कि डिवाइड बाय एमआरसी का बटन दबाना है, और फिर इक्वल टू। हाँ, पूरे साल की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 2 कैलकुलेटर लेके जाना। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट निकल जाती है। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक नई टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में कई बार मिल सकता है। हाँ, जीटी से भी कर सकते हैं, पर जीटी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। लोग बेकार में बहकाते हैं कि जीटी से कर लो। जीटी से करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही हो जाता है, सिंपली सॉल्व हो जाता है। जीटी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ये बच्चों को बोला भी जाता है कि जीटी वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप।
एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक आदमी ने लोन लिया है 50,000 का, एट द रेट 10%। बात समझ में आ रही? सबके आफ्टर 5 years he will pay his first installment। 5 साल के बाद अपनी पहली किस्त चुकाएगा। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो। एट द एंड ऑफ 5 year, 5th year एक्चुअली, लाइन दोबारा लिख देता हूं। एट द एंड ऑफ 5th year, 5वें साल के अंत में ही अपनी पहली किस्त चुकाएगा। एंड ही विल रीपे द लोन इन 5 years, और 5 साल में लोन चुका देगा। फाइंड हिज इंस्टॉलमेंट। इसकी इंस्टॉलमेंट बताइए। 50,000 का लोन है, 10% की रेट है, 5वें साल के अंत में लोन चुकाएगा। नहीं विनय ना, 5वें साल के अंत में नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो भाई। लोन ले लिया है आज और पहली किस्त चुकाऊंगा 5 साल के बाद। नहीं, मंथली नहीं है, ईयरली है। लोन तो मैं ले आया हूं आज, लोन आज ले लिया है और पहली किस्त 5 साल के बाद चुकाऊंगा। एजुकेशन लोन मान लो, एमबीए करने के लिए लोन ले लिया था मैंने। अब 3 साल की एमबी, 2 साल की एमबीए करी, 3 साल बढ़िया नौकरी ढूंढी, 5 साल के बाद किस्त चुकाने की सोच ली। और क्या लगेगा ही, बैंक फोकट में थोड़ी देगा पैसा, बैंक मुफ्त में थोड़ी देगा। तुमने ये 5 साल के लिए पैसा मुफ्त में ही रख लिया अपने पास। अच्छा जी, ना, गलत है सबका। ऋषभ थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी गलती हुई है। नहीं ओम, थोड़ी सी गलती हुई है। जय, थोड़ी सी गड़बड़ है। भाई आप देखिए, 50,000 रुपए आप आज लेके आ गए, तनु गड़बड़ है थोड़ी सी। 50,000 आप आज ले आए, इस 50,000 पर 4 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 5वें साल के अंत में तो उस आदमी ने पैसा दे दिया, पहली किस्त चुका दी। तो 4 साल का ब्याज, यानी कि लोन का अमाउंट हो गया 50,000, 1 + 10% की पावर 4, ये तो लोन हो गया। और इधर आ गई इंस्टॉलमेंट, 1 + 10% की पावर 5 - 1, 10%, 1 + 10% की पावर 5। अब कैलकुलेट करके देखो भाई, 12-13 हजार आंसर नहीं है, 19,000। कुणाल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुशाल गलत है, 12-13 हजार आंसर नहीं है। जिनका 21,000 आ रहा था ना, उन्होंने 5 साल का ब्याज लगा दिया था, जबकि लगना था 4 का, क्योंकि 5वें के अंत में तो वो आदमी पैसा चुका देगा।
हाँ जी, क्या हो गया, कैलकुलेट करो ना। हाँ 19,000 समथिंग, मैं कर देता हूं आपके लिए। 50,000 1 + 10% मल्टीप्लाई 1 2 3 इंटू 50,000, 73,205 रुपए का तो लोन है। ये तो ब्याज सहित आपका लोन बन गया। अब इसकी किस्त निकालनी है। 1 + 10% मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मेमोरी -1 डिवाइडेड बाय 10% डिवाइडेड बाय री मेमोरी इक्वल टू डिवाइड 73,205 डिवाइड इक्वल टू 19,311.929 इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी 19,311.29। हाँ जी 19,311.29। सवाल देख लिया, बड़ा बेसिक सा सवाल था, पर सवाल को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो सवाल आपको आपका 1 नंबर खा जाएगा, साथ में चवन्नी और खा जाएगा 0.25। तो आपको ये एनुइटी वाले सवालों में, लोन के सवाल में, इनमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। हाँ जी ठीक है, चलो क्लियर है फिर लोन वाला। तो तुम लोगों को जैसे ही गलती क्लियर हुई, तुमने वैसे ही सवाल को 4 क्यों लिया, क्योंकि कुणाल 5वें साल के अंत में तो पैसा जमा ब्याज चुकाना शुरू कर दिया ना उस आदमी ने, तो 4 साल का जो एक्स्ट्रा ब्याज था वही तो जुड़ेगा। भाई आप अगर आज 50,000 का लोन लेके और अगले साल के अंत में ही तो आप पहली किस्त देते हो, उस साल पे तो अपन लोन के अमाउंट बढ़ाते थोड़ी हैं। भाई आज अगर आपने 50,000 का लोन ले लिया तो आप उस पे जो इंस्टॉलमेंट देते हो तो लोन 50,000 का ही लगता है ना, और इंस्टॉलमेंट आप देते हो साल के लास्ट में, क्या दिक्कत है? तो अब इससे पहले 4 साल तक अगर आपने 50,000 को रख रखा है तो उस पे 4 साल का ही तो ब्याज लगेगा। 5वें साल के अंत में तो आपने पैसा देना शुरू कर दिया, तो वहां तक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, 4 साल का एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए मिल जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है ये। अब ये एन्युइटी वगैरह से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक तो वो क्वेश्चन हो जाता है लीजिंग का। लीजिंग में आपको सलाह देनी होती है, केवल एडवाइजेबल इम्पैक्ट होता है, तो आपको एडवाइस करना है। अगर लीज ज्यादा है, इंस्टॉलमेंट कम है, तो आप बोलेंगे भैया खरीद ले, परचेज कर ले। और अगर इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, लीज कम है, तो अपन बोलेंगे रेंट पे ले ले, लीज पे ले ले, किराए पे ले ले। भाई किराया 1,200 है और किस्त आ रही है 1,300, तो अपन बोलेंगे किराए पे ले लो। अब किराया 1,500 है और किस्त आ रही है 1,000 रुपए, तो अपन क्या बोलेंगे, खरीद लो ऑब्वियसली। तो इसीलिए लीज का धंधा करने वाला क्या करता है, अपने किराए को किस्त से कम रखता है। हाँ, अब अगर एक आदमी एक मकान में किराए पे रहता है, अब उस मकान का किराया मान लो 25,000 रुपए है, अब उस मकान को अगर वो खरीद लेता है तो उसकी किस्त आती है 20,000 की, तो वो किराए पे लेगा कि खरीदेगा? अच्छा, दोनों में लीज को ग्रेटर दिखा दिया, हाँ हाँ हाँ, तो वो किराए पे लेगा या खरीदेगा? खरीद ही लेगा, और क्या। भाई किराया ज्यादा है तो खरीद लेगा, और अगर किस्त ज्यादा है तो किराए पे ले लेगा, क्योंकि ये अपन कर रहे हैं व्यापार, है ना। लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा लीज में, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस बात का। लीज के आगे आपको जो लीज के जस्ट नेक्स्ट बाद वाला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है नई मशीनरी खरीदने के लिए, या डिबेंचर को, या
मतलब कोई आपका कमिटमेंट है तो उसको फुलफिल करने के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है। तो सिंकिंग फंड में आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। हाँ, अब सिंकिंग फंड में आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिंकिंग फंड में जो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे वो फ्यूचर वैल्यू वाला हाँ जी, सिंकिंग फंड में आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू वाला। और फ्यूचर वैल्यू में भी कौन सा? एन्युटी रेगुलर का। क्योंकि बिजनेसमैन ये कहता है कि मैं हर साल के लास्ट में कुछ पैसा सेव करना चाहता हूं। तो सिंकिंग फंड इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। और सेविंग भी कौन सी? एन्युटी। लीज में लीज इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसमें अपन कंपैरिजन करते हैं इंस्टॉलमेंट से। लीज में इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं, सिंकिंग फंड में सेविंग। और सेविंग भी कौन सी? एन्युटी वाली। एक आदमी हर साल पैसा जोड़ना चाहता है, एक साथ तो पैसा जोड़ना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मैं एक साथ 10 लाख रुपए जमा कर दूं ना। वो ये कहता है आप तो मुझे बता दो हर साल कितना जमा करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। हर साल फैक्ट्री में वर्कर्स को बोनस भी तो देता है, लोगों को गिफ्ट भी तो बांटता है। तो नई मशीनरी खरीदने के लिए सिंकिंग फंड की सेविंग भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यापारी ऐसा करता है। तो आपको सिंकिंग फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेविंग पर बेस्ड है, एन्युटी की। ठीक है जी, एन्युटी की सेविंग पर बेस्ड होता है सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट। सिंकिंग फंड का एक ही कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ये लो, मैं सेकंड ही करा देता हूँ, फर्स्ट कराऊं? अबे अब ये क्या है, कोई फर्स्ट पूछ रहा है कोई सेकंड पूछ रहा है। क्वेश्चनों की जैसे ही बात आती है तुम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो। मैं फर्स्ट भी करा देता हूँ, सेकंड भी करा देता हूँ, फिर नहीं कराऊंगा तुम्हारे हिसाब से। हाँ, क्योंकि ढंग के क्वेश्चन नहीं करते हो फिर तुम। हाँ, 5,20,000 का मशीन आज की तारीख में आ रही है। अब यही मशीन अगर फ्यूचर में खरीदी जाएगी तो 125% की आ रही है, यानी कि 25% ज्यादा की। तो 5,20,000 को अगर 125% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नई मशीन की कीमत आ जाएगी, यानी कि 6,50,000 रुपए। अब 6,50,000 में से 25,000 रुपए की पुरानी वाली बिक जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली इस आदमी को 6,25,000 रुपए की जरूरत है। ये तो अमाउंट रिक्वायर्ड है। आपसे पूछा है हर साल कितना पैसा सेव करें, 3.5% इंटरेस्ट है। तो 1 + 3.5% इंटरेस्ट, 25 साल माइनस 1, नीचे 3.5%, क्योंकि एन्युटी सेविंग का केस है। और 6,25,000 रुपया, बस हो गया, डन। अब इसमें से एन्युटी कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी? 16,046 रुपए आती है इसकी एन्युटी। इसी का सेकंड क्वेश्चन जैसे आप करते हो, तो सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग ए डिवेंचर। कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं लगा सकते जय। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उन्हीं केसेस में लगेगा जिसमें आप सिंगल टाइम सेविंग कर रहे हो, आप एक ही बार सेव कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, अपन उस बिजनेसमैन से हर साल सेविंग करवा रहे हैं। अपन उसको बोल रहे हैं कि हर साल पैसा जमा कर। अब हर साल पैसा जमा करवाएंगे तो फिर एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना। 5 लाख रुपए के डिबेंचर आपको मैच्योर करने एट द एंड ऑफ 25 साल, 4% की रेट चल रही है। तो हर साल कितना पैसा जमा करोगे? तो 1 + 4%, 25 - 1, नीचे 4%, और ये सॉल्व हो गया। तो एन्युटी अगर कैलकुलेट करवा रहे हो और इसकी एन्युटी आ जाती है 12,006 रुपए।
तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंकिंग फंड सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है पेंशन। पेंशन के साथ सीन क्या है कि पेंशन का वो सवाल नहीं मिलेगा जैसा आप एग्जाम में करते हो, जैसा आपने किताब में कर लिया। किताब में आपने एक तो रमेश जी वाला सवाल कर लिया और एक आपने कर लिया वो ग्रोइंग परपेचुइटी वाला, और अब अपने को लगने लग गया कि ये वाला हो जाएगा। पेंशन देख लीजिए, पेंशन के कितने स्लॉट हो सकते हैं। अनलिमिटेड पेंशन मिलती है, फ्रॉम नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म से, यानी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसा भी आप डिसाइड कर रहे हो। एक पेंशन हो जाती है जिद्दी लोगों की, जो कहते हैं कि अनलिमिटेड पेंशन चाहिए और चाहिए अभी से, फ्रॉम नाउ, आज ही दे। एक हो जाती है लिमिटेड पेंशन, लिमिटेड टर्म, पेंशन चाहिए लिमिटेड टर्म, और एक पेंशन हो जाती है ग्रोइंग। अब ये अनलिमिटेड पेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें तो आप फॉर्मूला लगाते हो जितनी पेंशन चाहिए उसमें I% का लग जाता है डिवाइड। अनलिमिटेड पेंशन खूब लियो, 7 जन्म तक पेंशन मिलती रहेगी। कब तक मिलेगी इस आदमी को पेंशन? जब तक इसका पैसा बैंक में जमा है। उसका ब्याज ही तो दे रहे हैं अपन इसको, और क्या कर रहे हैं? हर महीने, हर 6 महीने, जैसे भी डिसाइड हुआ है, जो पैसा इसका जमा है उसका ब्याज मिल रहा है इसको। जिस दिन पैसा निकाल लेगा उस दिन खेल खत्म। अनलिमिटेड पेंशन फ्रॉम नाउ, इसमें क्या करते हैं, पहले तो वन टाइम पेमेंट निकाल लो, कितना चाहिए, बिल्कुल इसकी तरह। अब अगर ये कह रहा है कि बोले आज ही चाहिए, तो एक काम करो, इसको जितनी पेंशन चाहिए इसी से ले लो, एक्स्ट्रा ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो रमेश जी वाला सवाल कर लेते हैं। रेट क्या है रमेश जी की? 8% कंपाउंडेड एनुअली। भाई आर दे रखा है रमेश जी वाले सवाल में 8% पर एनम। हाँ, इससे ले लेंगे आई, आई की वैल्यू आ जाएगी 8/12%। पेंशन चाहिए रमेश जी को कितनी? 3,000। तो रमेश जी का वन टाइम पेमेंट निकाल लिया, इसका मतलब हो गया 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 और नीचे 8, क्योंकि वो परसेंटेज हटाया ना 8 का। हाँ जी, कितना आ जाता है ये पेमेंट? 4.5 लाख रुपए आ जाता है। 3,000 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइड बाय 8, 4.5 लाख रुपया। तो ये तो अपन ने रमेश जी को कह दिया कि 4.5 लाख रुपए दे दीजिए, आपको अगले महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। महीने की चाहिए ना रमेश जी को? हाँ, महीने की चाहिए, मंथली। अब रमेश जी ने कह दिया कि नहीं नहीं भाई, देता है तो आज से ही दे पेंशन, जचता है तो पता नहीं, रहने दे, बहुत बैंक वाले चक्कर काट रहे हैं। अपन क्या कहेंगे कि अंकल जी फिर आपको है ना प्लान बी लेना पड़ेगा। बोले प्लान बी कौन सा? बोले अंकल प्लान बी में 4,50,000 प्लस 3,000, यानी अंकल आपको देने पड़ेंगे 4,53,000 रुपए। आप अंकल 4,53,000 दे दो, पेंशन कल से ही शुरू हो जाएगी अंकल, सवेरे ही सवेरे आपकी पेंशन आ जाएगी। अब रमेश जी से आपने 4,53,000 ले लिए, इसमें से 4.5 तो बैंक में जमा हो जाएंगे और 3,000 रमेश जी को वापस लौटा देंगे। बोले लो अंकल जी बधाई हो, पेंशन आई है, मिठाई खिलाओ, मिठाई, पेंशन आ गई, आपकी पेंशन आ गई। तो ये 3,000 रमेश जी से ये एक्स्ट्रा लेने, पर बातों बातों में पहले पता कर लेंगे कि अंकल जी, हाँ, और क्या, बातों बातों में पता कर लेंगे अंकल जी आपको पेंशन चाहिए कब, आप आज से चाहिए कि अगले महीने से चाहिए। अंकल कहता है आज से चाहिए, तो उसके पैसों में 3,000 जोड़ दो। अरे पर ग्राहक तो नहीं टूटा, तो ये तरीका होता है।
अब ये तो हम जानते हैं कि ये पैसा जाएगा, बैंक में जमा होगा, बैंक में जमा होगा तो इस पे अगले महीने ब्याज मिलेगा 3,000। अब बाबा कर रहा है जिद, बोले आज ही चाहिए, आज देता है तो बता। अब उसको लाके कहाँ से दें, अपनी जेब से थोड़ी दोगे। हाँ, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन अंकल जी से ही 3,000 एक्स्ट्रा ले लेंगे, इन्हीं के चिपका देंगे वापस, अंकल जी को ही वापस 3,000 उनके लौटा देंगे, तेरा तुझको अर्पण। तो ये जो अनलिमिटेड पेंशन का केस है फ्रॉम नाउ वाला, ये तेरा तुझको अर्पण वाला केस है, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये अनलिमिटेड वाला ये, अब ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है अपने सीए फाउंडेशन में कि बेटा अपने को पेंशन वाला ऐसा कुछ मिलने वाला है, जबकि यार पेंशन का लगातार 2 बार से एग्जाम्पल जो आ रहा है वो एक तो ऐसा आ रहा है और एक लिमिटेड वाला आ रहा है। तो लिमिटेड टर्म के लिए जब पेंशन की तैयारी की जाती है तो वो तैयारी भी कर लेना। वो सवाल जो मॉड्यूल में है वो क्या नाम है, अप्पू रिटायर्स, आईसीआई के मॉड्यूल में अप्पू रिटायर वाला सवाल है जिसमें पेंशन लिखी हुई है 14,400। हाँ, और अप्पू ये कहता है कि मैं तो 13 साल ही पेंशन चाहता हूं। तो वो सवाल क्या है, वो अप्पू रिटायर्स वाला एक सवाल है। अप्पू रिटायर्स 13 साल तक पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए 14,400 एनुअली इन हाफ ईयर, ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इसका मतलब हाफ ईयरली बेसिस का मतलब, हाफ ईयरली बेसिस का मतलब कुछ भी नहीं है, हर 6 महीने में 7,200 रुपए चाहिए। 13 साल तक पेंशन चाहिए, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए पेंशन चाहिए। और एट द रेट 4% पर एनम, 4% पर एनम, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। अब ये 13 साल का क्या चक्कर है, लिमिटेड टाइम का क्या मतलब हुआ। पेंशन का लिमिटेड टाइम तक मिलने का मतलब बड़ा क्लियर और आसान सा होता है कि ये आदमी पेंशन नहीं चाह रहा है, ये अपने ही पैसे को ब्याज सहित वापस चाहता है। ये कहता है मेरा पैसा, माय मनी प्लस थोड़ी सी योर मनी, यानी कि इंटरेस्ट, और इसके आप कर दो जी 26 टुकड़े और मुझे हर 6 महीने बाद एक टुकड़ा दे के चले जाओ। ये कहानी कह रहा है। ये कह रहा है मैं बैंक को कुछ पैसा दे देता हूं, बैंक उसमें इंटरेस्ट मिलाए और उसके 26 टुकड़े करके मुझे तो हर 6 महीने बाद 13 साल तक 7,200 मिलते रहे। ये है कहानी। यानी ये आदमी पैसा बैंक को उधार दे रहा है, मतलब अप्पू जो है ये बैंक को लोन दे रहा है, बैंक दुनिया को देता है, अप्पू बैंक को दे रहा है, और अपने ही पैसे को लोन के रीपेमेंट की फॉर्म में एक्वायर कर रहा है। तो ये लोन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी अल्टीमेटली हमें प्रेजेंट वैल्यू या लोन का अमाउंट करना है। 13 साल, 13 ईयर्स। अब हाफ ईयरली बेसिस है तो 26 हो जाएगा, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 7,200 रुपए की तो वो आ गई इंस्टॉलमेंट, 1+2%, 26 - 1, नीचे 2% और 1+2% की पावर 26, और डन। इससे आपको पता चल जाएगा लोन यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यानी कि वन टाइम पेमेंट अंकल को देना कितना है। निकालिए एक बार, कितना आ गया, 144,871। इतना पैसा अंकल जी से लेना है और अप्पू को हर 6 महीने बाद 7,200 रुपए मिलता रहेगा। तो अगर ये वाला ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, वर्ड तो पेंशन का इस्तेमाल किया जाएगा पर होगा एक्चुअल में लोन, तो आप अपने दिमाग में इस पिक्चर को बड़े अच्छे से क्लियर रखेंगे
कि अगर लिमिटेड टाइम के लिए पेंशन दी जा रही है, if the pension is being given for a limited period of time, then definitely it is a question of loan present value, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं वो ग्रोइंग परपेचुइटी के लिए। तो ग्रोइंग परपेचुइटी तो आपको क्लियर ही है, पेंशन जितनी चाहिए और नीचे आ जाती है नेट रेट। जितनी पेंशन चाहिए नीचे नेट रेट आ जाती है, तो उसमें कुछ खास होता नहीं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। पीवीआईएफ कैलकुलेट करने के बारे में बात चलेगी। पीवीआईएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको 1/1 + i% की पावर n ये करना पड़ता है। पीवीआईएफ कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें भी लिख देता हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप पेंशन ले रहे हो तो लिमिटेड टाइम की पेंशन के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू का, और ग्रोइंग के लिए फॉर्मूला होता ही है पेंशन अपॉन नेट रेट। पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 1/1 + i% की पावर n ये इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे वो जो सवाल किताब में अपन ने दे रखा था, या कोई सा भी सवाल ले लीजिए, एक आदमी आपको आके व्यापार समझाता है, वो कहता है कि 2 लाख रुपए लगाओ, 1.5 लाख रुपया तो 1 साल के बाद ले लो, 80,000 रुपए आप ले लो 2 साल के बाद, और आप 60,000 रुपए ले लो 3 साल के बाद। वो लोग नहीं होते जो स्टेज पे चढ़ के माइक लगा के सूट पहन के जोर जोर चिल्ला रहे होते, क्या आप में है वो जोश, क्या आप में है वो जोश, ये वही लोग हैं। या के 2 लाख रुपए का प्लान समझा रहा है आपको, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हाँ, जब मैं 20 साल का था, आज से 18-19 साल पहले, जब मुझे भी यही सारी बातें बताई जाती थी कि दुनिया की सबसे बढ़िया काम होगा, ये होगा, आप देखना पूरी 20 साल बाद पूरी दुनिया यही कर रही होगी। 20 साल बाद तो ना कर रही पूरी दुनिया ये, भाई 20 साल तो मुझे देखते देखते हो गए। तो खैर, इस तरीके का कोई प्रपोजल आपको समझा के गया, आपने मान लीजिए कोई स्टार्टअप डाला और आपने अपने स्टार्टअप में ये कॉन्सेप्ट किसी सेठ जी को समझाया, अपने पिताजी को समझाया। आपके आपके जीवन का पहला सेठ आपके पापा होते हैं। अपन अपने सारे प्रोजेक्ट, सारे प्रपोजल पिताजी को ही समझाते हैं। तो अपन ने पिताजी को ये कॉन्सेप्ट समझाया कि 2 लाख रुपए आप आज जमा कराएं, 1 साल के बाद 1.5 लाख, 2 साल के बाद 80,000, 3 साल के बाद 60,000। पिताजी ने देखा कि बैंक ब्याज देता है, हाँ, 1 साल में BMW। हाँ, पापा को BMW वाली बात मत कहते ना, नहीं पापा समझ जाएंगे कि पैसा कहीं टिकाने वाला ही है। तो भाई आपने ये फंडा पिताजी को समझाया या किसी इन्वेस्टर को समझाया। इन्वेस्टर ने देखा कि बैंक में 4% का ब्याज मिलता है। अब इन्वेस्टर कैलकुलेट क्या करेगा कि इस 1.5 लाख की आज की तारीख में क्या हैसियत है, इस 1.5 लाख रुपए की आज की तारीख में क्या हैसियत है, इन्वेस्टर ये कैलकुलेट करेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा 1.5 लाख की। 1.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टर 1.5 लाख में 1 + 4% की पावर 1 का डिवाइड लगा लेगा। अब 1 + 4% डिवाइड 1.5 लाख डिवाइड इक्वल टू, यानी कि 1/44 230 है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये 80,000 जो आप 2 साल के बाद लौटा रहे हो, इसकी कीमत क्या है, तो 1 + 4% की पावर 2, तो 1 + 4% मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड 80,000 डिवाइड इक्वल टू 73964। अब इसी तरीके से ये जो 60,000 रुपए आप लौटा रहे हो 3 साल के बाद, तो 1 + 4% की पावर 3, तो 1 + 4% मल्टीप्लाई 1 2 डिवाइड 60,000 डिवाइड इक्वल टू 53339।
कितना पैसा हो गया? 218,195 तो पहले ही हो गया था, और 5,333,9 ये और आपने जोड़ दिया, तो 271,534 हो गया। अपन लगवा रहे हैं इन्वेस्टर का, पिताजी का 2 लाख, और 271,534 प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पिताजी को या इन्वेस्टर को ये पैसा कमाने के लिए 2,71,534 रुपीज जमा कराने पड़ते बैंक में। अपन कितना जमा करवा रहे हैं? 2 लाख। तो अपनी योजना जो है वो निश्चित रूप से प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो इन्वेस्टर आपकी योजना में हो सकता है पैसा लगा दे। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि पिताजी आपकी बातों में फंस जाएं प्लान देख के। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हैं और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आसान टास्क है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पीवीआईएस को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देगा तो आप कैलकुलेट खुद कर लेना। वैसे कई केसेस में मिलता है और कई केसेस में नहीं मिलता, तो जब नहीं मिलता तो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सीएजीआर का। सीएजीआर को लेके बहुत शोर होता है। ये सारा का सारा शोर और अशांति उसी केस में होती है जब आपको nth रूट निकालना नहीं आता। अगर रूट निकालना आता है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। भाई 2010, 2011, 2012 और 2013 मान लीजिए ऐसे दे रखा है। किसी ने 100 रुपए लगाए, वो 150 हो गए, 210 हो गए और 256 हो गए। चलो ये आ गया। आपसे पूछा सीएजीआर बताओ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बताओ। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा ही तो फंडा है। 100 लगाए थे, 256 हो गए। 100 लगाए, कितने हो गए? 256 हो गए। बार बार लगाए, एक बार लगाए? एक बार लगाए। किस रेट से लगाए? बस वही तो निकालना है। कितने साल के लिए लगाए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल। तो 1+i% की पावर 3, 256 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2.56। अब आपको तो केवल 1+i% कैलकुलेट करना है, यानी कि 2.56 की पावर 1/3। अब या तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, या तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, और अगर दे के नहीं रखेगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये पिछला क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ, अगर गिवन नहीं होगा तो आप एक काम कर सकते हो, 2.56 का क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.3680। 1+i% की वैल्यू आ गई 1.3680। एक माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी 36.80। ये आपकी सीएजीआर आ गई। तो आपकी सीएजीआर कितनी आ गई? 36.80। ये आप इजी गोइंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है, इसमें ज्यादा तकलीफ है नहीं। क्लियर है? हाँ जी। अंकित, जो सवाल तुम पूछ रहे हो 10 रुपए वाला, ये 10 रुपए वाला लोन नहीं है।
ये पिछले साल दिसंबर अटेम्प्ट में आया हुआ सवाल है। हाँ, और ये क्वेश्चन है क्या भाई, पिछले साल दिसंबर वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। और इसका सवाल हम लोगों ने डाल रखा है, इसका सॉल्यूशन भी डाल रखा है। ये पिछले साल का पेपर है। ये दिसंबर 2020 वाला है। इसमें यू विल फाइंड इस तरीके का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, शायद लास्ट में है ये क्वेश्चन। ये रहा, आप देखिए, ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। अ स्टॉक पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ ₹10 छठे साल से। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 20%? कोई स्टॉक है जो 10 रुपए देना शुरू कर देगा आपको छठे साल से। छठे साल बाद आपको 10 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे, और रेट कितनी दे रखी है? 20%। यार इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपए का, रेट है 20% की, हर साल मिल रहा है, तो टाइम 1 हो गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो ये कर दिया, काट दिया तो 5 आ गया। यानी कि टेक्निकली अगर 50 रुपए मेरे पास जमा हो, अगर 50 रुपए मेरे पास होंगे तो मुझे 10 रुपए हर साल मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तो बन गया सवाल। सवाल था कि आपको 10 रुपए हर साल मिल रहे हैं, रेट 20% की है। अगर 20% की रेट से मुझे 10 रुपए मिलते हैं, मतलब 20% अगर 10 रुपए के बराबर है, तो 100% 50 रुपए के बराबर होगा। यानी अगर मुझे हर साल 20%, 20 रुपए, 10 रुपए कमाने हैं, तो मेरी जेब में 50 का नोट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये 50, 10 रुपए आपको छठे साल से मिल रहे हैं, यानी आपने 5 साल में 50 रुपए जोड़े हैं। अब आपने 5 साल में 50 रुपए जोड़े हैं, और ये आपका 20% का रेट है। आपने शुरू में कितना पैसा जमा करवाया था, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो आपका डिपॉजिट 1 + 20% पावर 5 इज इक्वल टू 50 रुपए। आपको ये बताना है। तो 1 + 20% मल्टीप्लाई 1 2 3 4 डिवाइड 50 डिवाइड इक्वल टू 20.09, इसका आंसर आ जाता है। 20 रुपए 9 पैसे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए 10 पैसे। ये सवाल था जो आप पूछ रहे थे। और ये सवाल थोड़ा सा अनकॉमन था, इसलिए मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। रिपीट कर देते हैं। किसी ने कहा कि रेट चल रही है 20% की, क्लियर? 20% की रहेगी रेट। आपको 10 रुपए हर साल कमाने, आपको 10 रुपए हर साल कमाने, आपकी जेब में कितने रुपए होने चाहिए पहले तो ये बताओ। आपको हर साल 10 रुपए का ब्याज चाहिए, रेट 20% है, आपकी जेब में कितने रुपए होने चाहिए? 50 रुपए। सिंपल सी बात है। अपनी जेब में 50 रुपए होंगे, तो 50 रुपए का 20% 10 रुपए होता है, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा।
ये बात तो समझ में आ गई। 50 रुपए। अब यहां पर सीन क्या आता है कि ये कह रहा है कि ये जो 50 रुपए हैं, ये जो ब्याज आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है छठे साल से, 6th ईयर से। छठे साल से ब्याज मिल रहा है आपको। छठे साल से ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये जो 50 रुपए हैं, ये आपने 5 साल पहले कुछ पैसा जमा करा दिया था। आपने 5 साल पहले कुछ पैसा जमा करा दिया था। इसमें 1+20% की पावर 5, ये 50 रुपए बन गया। आपने कुछ पैसा जमा करा दिया था, जो धीरे धीरे ब्याज जुड़ते जुड़ते 50 रुपए बन गया। अब इस 50 रुपए पर आपको 10 रुपए हर साल का ब्याज मिल रहा है। तो ये अमाउंट कब आएगा? देखो, तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मैं तो ब्रेक ब्रेक देने नहीं वाला। जिसको जाना है चले जाओ, जिसको आना है आ जाओ। ठीक है? 1 घंटे में ही थक गए? अबे 2 घंटे का तो एग्जाम होगा। ऐसा क्या जरूरी काम है? अच्छा, कई लोगों के जरूरी काम अभी भी फंसे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी भी फ्री हैं, माननीय अशोक गहलोत भी फ्री हैं, देश के राष्ट्रपति भी फ्री हैं। यही लोग बिजी हुए पड़े, पता नहीं ऐसे क्या जरूरी काम है, कहाँ जाना है, जाने कहाँ जाना चाहते हैं। 10 दिन बाद एग्जाम में फिर भी पता नहीं कहाँ जाएंगे। जाओ भाई, जिसको जाना है। अमाउंट निकालना है अपने को, अपन अमाउंट निकाल लेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू। अब ये तो तुम्हें पता ही कैसे करना, ये तो तुम कर ही लोगे। ये सवाल ये था, सवाल बढ़िया था यार। तुम लोग पिछले साल के पेपर तो करो। पिछले साल के पेपर करोगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा। हाँ, इवन फायदा तो तुम्हें कल वाला पेपर करके भी बहुत मिलने वाला है। कल का जो पेपर आ रहा है आपका, कल का जो एग्जाम तैयार किया है मैंने, वो करके भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हाँ, 4 साल के हो गए। अब फिर तो सही है। देखो, अगर 4 साल के पेपर तैयार कर लिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वेरी गुड। हाँ, कल का जोरदार पेपर है एकदम। हाँ, हिमांशी वहां है, पेपर वो किताब के लास्ट में। नहीं नहीं, डराने की कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया पेपर है कल का। हिंदी में? यार देशराज हिंदी में नहीं है। हिंदी में तो क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो सिंपल ही है। हाँ, कल वाले में पास था, एग्जाम में पास। हाँ, नवंबर 20 तक का ही है। नहीं, नवंबर, हाँ, वो दिसंबर 20 वाला ही पेपर है। वो जनवरी का तो आया ही नहीं था ना, मिला ही नहीं था ना पेपर। हाँ, तुम्हारी बुक में नहीं है। चलो मैं क्या नाम है, मैं यार मित्तल की वेबसाइट पे डाला हुआ है, अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। हाँ, जो पेपर है वो अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप अपनी वेबसाइट से भी ले सकते हो। बाकी देखो, मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट अंकित, मैं देखता हूँ। टेलीग्राम पे भी है क्या? ऐप पे भी है? हाँ, तो फिर तो क्या दिक्कत है, ऐप पे है तो। अंकित, अधूरा आया है, अधूरा अधूरा आया है। अधूरा आया है, साइड का कट रहा है। हाँ जी, चलो। नहीं, अच्छा, ध्यान तुम्हें किस चीज का रखना पड़ेगा? तुम्हें ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि तुम्हें निकलना पड़ेगा रीजनिंग से टाइमली। अगर तुम रीजनिंग में अटके रह गए तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी और अपने दिमाग में पिक्चर बड़ी क्लियर रखना कि 20 मिनट में अपन बाहर आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं, तुम तो 20 मिनट तक कर सकते हो, सिलोगिज्म भी तो है तुम्हारे।
तो तुम रीजनिंग में 20 मिनट में बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश कर लेना। 20 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में। हाँ, अब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उसमें बैठ के वहां पे इंतजार करने से भी नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, चलो मैं एक बार ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वो क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ और कर देता हूँ। ये लिखा लिखनती करने से क्या है, ये गंदा हो गया है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं आगे बढ़। चलो भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक देखो क्वेश्चन है, कोई पैसा 4.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली की रेट से an amount is lent at nominal rate of 4.5% per annum compounded quarterly. What would be the gain in rupees when compounded annually? कहता है अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो आदमी को कितना फायदा मिलता, यानी कि इसमें ये इफेक्टिव रेट पूछ रहा है। तो आपको तो इफेक्टिव रेट बतानी है केवल, इफेक्टिव रेट और इस रेट में जो डिफरेंस है वो फायदा हो गया। अब 4.5% क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, यानी कि 1.125। इफेक्टिव रेट के लिए 1.125 परसेंटेज पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। 1 प्लस 1.125% मल्टीप्लाई 1 2 3 इन -1 मल्टीप्लाई 100, 4.57, नहीं नहीं 4.576 इतना आ गया। अब इन दोनों में फर्क कितना है, 0.076 परसेंटेज का फर्क है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अंकित, ये वाला भी पिछले साल के पेपर का ही क्वेश्चन है, और आंसर की में मैंने 0.076% लिख रखा है। देखोगे ना अगर तुम आंसर की तो तुम्हें दिखाई देगा 0.076% लिख रखा है। ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, और ये उन क्वेश्चंस में से है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से गलत क्वेश्चन आ गए थे। पर ऐसे केस में होता क्या है, आपके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना इतनी हिम्मत की आप गलत क्वेश्चन को करके आओ। कोई भी नहीं करता गलत क्वेश्चन को, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ना, सभी को होता है, ये तो स्टैंडर्ड कंफ्यूजन है। हाँ जी, अब मैं आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक और रिवाइज करा देता हूँ। एक टॉपिक तो आपका इंडाइसिस हो गया, घात एवं घातांक, पावर। अब पावर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो प्रॉपर्टी तो सबको क्लियर होगी ही, ये a प्लस बी हो जाता है। अगर डिवाइड में होता है तो a माइनस बी हो जाता है। अगर पावर इस तरीके से दे रखी है तो a बाई सी हो जाएगा।
अगर पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा। ये फंडा चलता रहेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर 1/x की पावर -a है तो ये आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं अनिल इसके, हाँ इंडाइसिस के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंडाइसिस में भी आपको काफी हेल्प मिल जाती है, इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लोग एलजेब्रा के क्वेश्चन में दीवाने हो रहे होते हैं। अगर x की पावर a और y की पावर a है तो x और y बराबर होंगे, अगर ये बराबर दे रखा है तो। और अगर x की पावर m और x की पावर n ये बराबर दे रखा है, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि m n के बराबर होगा। एलजबरा के क्वेश्चन में आपको बहुत कठिन सवाल मिलेगा नहीं। अब इंडाइसिस में पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है साइकिल। अगर साइकिल बन रही है और माइनस का इस्तेमाल किया जा रहा है, साइकिल बन रही है माइनस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आंसर 1 आएगा। इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। साइकिल बन गई, माइनस इस्तेमाल कर लिया, आंसर 1 आएगा। कोई इसमें ह्यू एंड क्राई, कोई इफ एंड बट नहीं है। जय वीडियो नहीं देखे ढंग से। एक्स की पावर एल, एक्स की पावर एम, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब बन जाता है। अब अगर इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट देखूं तो क्वेश्चन में ये सारा का सारा एम और एन की फॉर्म में। और इसी का नेक्स्ट पार्ट देखूं एल एम एन, और इसके बाद है एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब आप देखो साइकिल है ये, एल से एम, एम से एन से एल। अगर कहीं पे साइकिल बन गई और माइनस का इस्तेमाल हो गया तो आंसर आएगा एक्स की पावर 0 यानी कि 1। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, होशियार बन के बच्चे को फंसा देता है। क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब ये साइकिल तो बनाई और एक कदम और दे दिया। अब यहां तक तो साइकिल है, इसका आंसर हो गया 1। ये हो गया a-b, ये फाइनल आंसर, खत्म। एग्जामिनर कई बार होशियार बन जाता है, तो आपको एग्जामिनर की होशियारी में फंसने की जरूरत नहीं है। फंस मत जाना वहां पर। एक सवाल ये वाले मिलते हैं, ए की पावर एक्स बराबर बी यानी बी की पावर 1, बी की पावर वाई बराबर सी यानी सी की पावर 1, और सी की पावर जेड बराबर ए बी में, बी सी में, सी ए में। भाई ए बी में, बी सी में और सी ए में, ना के वे मानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही कर लेंगे। जिसको हम चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको मतलब वो इस तरीके से है ना वो कि जो हमको चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो ये वाला फंडा, ए बी में, बी सी में, सी ए में। अब इस क्वेश्चन में आपसे, हाँ साइकिल वाला है ये भी, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन को सीखो। इसमें एग्जामिनर खेल जाता है कई बार बच्चे के दिमाग से।
इधर वाली पावर का मल्टीप्लाई इधर वाली पावर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इधर वाली पावर का मल्टीप्लाई इधर वाली पावर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मतलब एक्स वाई जेड एक इंटू एक के बराबर होगा। ये फंडा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल एकदम कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर। इधर वाली पावर ये नीली वाली पावर ये हरी वाली पावर के इक्वल होगा। तुम अपने दिमाग में ये रखना। और ये लगेगा कब, ये फंडा अप्लाई कब होगा? खुशहाल जीरो नहीं होता इस केस में। हाँ, घातांक यानी कि इंडाइसिस जिनमें आंसर जीरो नहीं आता है। जीरो कब आएगा इसमें? जीरो जब आएगा जब पावर इंडाइसिस में नहीं होगी, सिंपल देसी ऐसे ही लपेटे में लिखी हुई होगी। जीरो अब आ सकता है, अगर नंबर पावर में है तो जीरो नहीं आ सकता। पावर में ऐसा क्या लगा देंगे कि जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा जीरो, ध्यान रखना। हाँ, ये फंडा अप्लाई कब होगा? जब ए बी में, बी सी में, सी ए में, सी वापस से ए में। अब आप देखो एग्जामिनर क्या खेल कर सकता है। एग्जामिनर करता है कि बेटे यहाँ पे लगा दिया 2 और इधर लगा दिया 3। अब ये गेम अजीब हो गया, यानी अपन तो भोले लोग हैं, अपन फंस जाएंगे एक के चक्कर में, जबकि आंसर आ रहा होगा 6। हाँ, लड़के भोले होते बेचारे फंस जाते। हाँ, तो ध्यान रखना, फंसना नहीं है भाई किसी को भी जबरदस्ती में। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 1 इंटू 3 इंटू 2। पर इसको पहचानना जरूरी है। ए बी में, बी सी में, सी ए में, तीनों चीजें अलग अलग दे रखी हैं। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी, और सी की पावर जेड बराबर ए का स्क्वायर। अब ये सवाल देख लो क्लियरली, दो ही चीजों में संबंध बताया है और दोनों चीजें, ये तीनों बातें अलग अलग लिख के दे रखी। ऐसे में जबरदस्ती गिर मत जाना चोट खा के। एक्स वाई जेड 2 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया पवन, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। और वो जो के वाला सवाल है वो सवाल ही अलग है, वो खेल ही अलग है। उसमें एग्जामिनर ऐसे खेलेगा आपके साथ कि 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर जेड। समझ रहे हो? ये वाला सवाल 6 की पावर माइनस जेड। अब इसमें तीनों बराबर दे दिए, 3 बराबर दे दिए तो के मानेंगे। उसमें तुम देख रहे हो तो दो दो चीजें बराबर हैं, जोड़े हैं। इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें ये तीनों चीजें एक साथ में बराबर दे रखी है। जब 3 चीजें एक साथ में बराबर दे रखी है तब के मानो। अब मानो के, इसमें के मत मानो ऊपर वाले में, इसमें के नहीं मानना है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंपटीशन में डायरेक्ट होने वाले सवालों की आने की परसेंटेज 70% होता है। कंपटीशन है ना, सजा थोड़ी है कोई। एग्जाम ले रहा है, सजा थोड़ी दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसे सवाल बना दिए किसी से होंगे ही नहीं। 70-80% सवाल ऐसे बनते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। हमारे सही करने के तरीकों में गलती हो जाती है, हमारे तरीके गलत हो जाते हैं, हम लंबा सॉल्व कर देते हैं। सवाल तो 70% सवाल डायरेक्ट सॉल्व होंगे, डायरेक्ट सॉल्व होंगे। सवाल आएगा कोरिलेशन लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आर की वैल्यू बताओ। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने याद नहीं किया, वो हमारी गलती है हमने याद नहीं किया। हाँ, 0 आर की वैल्यू, हाँ ऐसे सवाल आएंगे, डायरेक्ट सवाल आएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया कितना होता है? 1 होता है, यूनिटी होता है। खिंच के आएंगे ऐसे सवाल। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब प्रोबेबिलिटी नहीं देगा तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में वो बोलते ना यार, प्रायिकता। हाँ, अब ये इस तरीके का सवाल अगर दे रखा है तो ऐसे सवाल में के मानते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इन सवालों में भी कुछ नहीं होता। अब आ जाओ आप, मैं आपको एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ये सवाल भी मैंने देखा है लोग बड़े ही अजीब तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं।
परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत, लंबवत। कौन सा वाला करा दूं, के वाला? अच्छा राहुल, अभी करवाता हूं के वाला। ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये ऐसे। अगर सवाल ऐसा कभी भी मिल जाए तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्लस, प्लस दिया है। एक्स क्यूब माइनस 3x पूछेगा, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा। इन दोनों में से कोई एक बात पूछेगा। या तो एक्स क्यूब माइनस 3x पूछेगा या 3x क्यूब माइनस 15x पूछेगा, दोनों में से कोई एक बात पूछेगा। मैं तुम्हें झटपट आंसर निकालने का तरीका सिखा रहा हूं अब। अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो बात। यहाँ पे प्लस है तो माइनस पूछेगा, अगर माइनस होता तो प्लस पूछता। फंडा क्लियर है? झटपट आंसर कैसे निकालोगे? झटपट आंसर निकालने के लिए देखो, इसका आंसर तो निकल जाएगा। हाँ, अपोजिट पूछेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ये जो 5 है ना, अब 5 की जगह 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तुरंत आंसर निकाल लोगे आप। 5 का कर दो स्क्वायर और +1 कर दो, 26। और इसके इस आंसर में और इस आंसर में केवल इतना सा अंतर है, इसमें 26/3 आएगा और इसमें 26 आएगा। अच्छा, बटे में हमेशा 3 ही आएगा, डिवाइड में हमेशा 3 ही आएगा, चाहे सवाल कुछ भी हो। अच्छा नहीं, 5 5 इस वाले में 5 आएगा, इसमें 5 आएगा क्योंकि 5 में है। अब यही सवाल अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया होता तो एक्स क्यूब प्लस है तो माइनस पूछेगा। एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 यानी कि 5/2। 2 है। और अगर 2x क्यूब माइनस 6x की वैल्यू पूछता है तो 5 हो गई। 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर यहां पे माइनस होता तो आंसर आ जाता 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा। अब वो के वाला सवाल सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर -z, इसको मान लिया आपने के, और आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है 1/x। इसको जब के माना तो देखो 2 की वैल्यू हो गई के की पावर 1/x, 3 की वैल्यू हो गई के की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू हो गई के की पावर -1/z। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 2, 3 और 6 में कोई रिलेशन होता है क्या आपस में? डू वी हैव एनी रिलेशन इन बिटवीन 2, 3 एंड 6? हाँ है ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, यानी कि के की पावर 1/x, के की पावर 1/y, इधर आ जाएगा के की पावर -1/z। मतलब 1/x + 1/y इज इक्वल टू -1/z। बस 1/x + 1/y + 1/z 0 हो गया। सॉल्व। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को आपको और बताना था, बता दिया था खैर ये तो इसमें आपको ओवरऑल जो वैरायटी मिलती है वो ये मिल जाती है। साइकिल मेथड का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ये -1/0 उठ के इधर आ गया ना कुशाल,
तो इधर क्या रह गया, -1/z, इधर आ गया तो उधर क्या रह गया, 0 रह गया। हाँ जी। तो इंडाइसिस में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप इंडाइसिस से आगे बढ़ते हो तो सवाल मिल जाता है आपको लॉग का। लॉग की प्रॉपर्टीज को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हल्ला मचाते रहते हैं, बहुत शोर किया जाता है। लॉग में केवल और केवल 6 प्रॉपर्टी होती है, कोई 10 15 20 प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक तो लॉग की डेफिनेशन अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर से जरूर पूछेगा। ई की पावर एम, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम, ये होती है परिभाषा, ये डेफिनेशन होती है। ये बेस जो है ये इधर चला जाएगा झूम के एकदम। जैसे मैं ऐसा ही आपको एक सवाल बता देता हूं। लॉग की पावर बेस 4, लॉग का बेस 3, लॉग का बेस 2, इधर एक्स, सामने दे दिया 0। अब ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो, इवन ऑप्शन में भी ज्यादा टाइम लगेगा, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 4 की पावर 0 1, ये हट गया। अब 3 की पावर 1, ये हट गया, क्या आ गया 3। अब 2 की पावर 3, एक्स की वैल्यू 2 की पावर 3, 8, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। इसमें तो टाइम ही नहीं लगा, सिंपल है ये। पर ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो। अच्छा, एक सवाल ऐसा लॉग का जरूर आएगा, लॉग का एक सवाल आपको मिल रहा है ऐसा, आप ये मान के चलिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो ये तो लॉग की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। अगर अपन लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन सबका बेस सेम होगा। अगर लॉग में साइकिल बनती है तो आंसर 0 आता है। लॉग में साइकिल बनती है तो आंसर 0 आता है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा, किसी को नाश्ता वास्ता करना है तो करते रहो यार, साथ में लेके बैठ जाओ, नाश्ता करते रहो, पढ़ते भी रहो। लॉग ए अपॉन बी है तो वो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे और डिवाइड है तो माइनस कर लेंगे। लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी, एक्स की पावर एन, एन आगे लॉग एक्स बेस ई, हो गया। ये तीसरी प्रॉपर्टी। लॉग की चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की चौथी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी में एक बात अपने दिमाग में रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये एक्स की पावर है, पूरे लॉग की पावर नहीं है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे लॉग की पावर लगा दो। ये लॉग 2 की पावर 4, ये नहीं है ये क्या है, ये है 2 की पावर 4। आप इसे लिख सकते हो लॉग 4 लॉग 2, ऐसे लिख सकते हो आप। पर ऐसे नहीं लिख सकते कि लॉग 2 और पूरे की पावर 4, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास ना, ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका लॉग ले रहे हैं अगर वही बेस में है तो वैल्यू 1 होती है। ये प्रॉपर्टी खूब काम आती है। इन दोनों प्रॉपर्टी का मिक्सअप जो होता है ये अपने को बहुत सारे रिजल्ट देता है। जैसे लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 बेस 10 की वैल्यू 2 होती है, लॉग 1000 बेस 10 की वैल्यू 3 होती है। हाँ,
जितनी जीरो उतनी वैल्यू। अभी 3 कैसे आई वैल्यू? 10 की पावर 3 क्या आ गया? ये 3। तो तीसरी चौथी प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। आप आ जाओ लॉग की 5th प्रॉपर्टी पे। 5वीं प्रॉपर्टी थोड़ी सी अनकॉमन होती है, इस्तेमाल कम आती है, तो आदमी भूल जाता है। जिसकी पावर में लॉग ले रहे हैं, अगर लॉग की बेस में भी वही नंबर है तो आंसर एक्स आएगा। जैसे 5 की पावर लॉग एक्स बेस 5, आंसर एक्स आएगा। 6 की पावर लॉग 3 बेस 6, आंसर 3 आएगा। जिसका लॉग ले रहे हैं वो आंसर आ जाएगा। अब चाहे इसकी 3 की जगह कोई भी हो। क्लियर है? छठी प्रॉपर्टी चेंज इन बेस कहलाती है। बस ये 6 ही प्रॉपर्टी होती है लॉग में, बाकी सारी फालतू की बकवास होती है जो पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, कोई काम नहीं आती। हमारे ये 6 फंडे क्लियर होने चाहिए और हमें कैलकुलेटर से लॉग निकालना आना चाहिए, बस हो गया काम। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। छठी प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ए बेस बी। लॉग ए बेस ई, लॉग बी बेस ई, ये छठी प्रॉपर्टी है। मतलब लॉग ए बेस बी दे रखा है। अब आप देखोगे तो यहां पर लॉग का जो बेस है वो आपको सेम करना है। केवल केवल इतना सा आपको काम करना है और बाकी तो सब हो जाएगा। लॉग ए बेस 10, लॉग बी बेस 10 हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, कोई धौंस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि बेस 10 ही होना चाहिए, बेस ई होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए यार? जैसी जरूरत है, नमक स्वाद अनुसार। अगर 2 की आवश्यकता है तो 2 ले लेंगे, 4 की है तो 4 ले लेंगे, 6 की है 6 ले लेंगे, 10 की है 10 ले लेंगे। चेंज ऑफ बेस का एक और रूप होता है, और वो रूप क्या होता है वो भी समझो। इसको 1/log b बेस ई बेस ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ बेस को। चेंज ऑफ बेस ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी बताता हूं मैं। लॉग ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये चेंज ऑफ बेस है, ये भी अच्छी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए लॉग को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। ये लॉग कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा? लॉग बाय कैलकुलेटर। पहला स्टेप, जिस नंबर का लॉग निकालना है उसको कैलकुलेटर में लिख लो। सब लोग ले लो कैलकुलेटर, जिसका लॉग निकालना है उसको कैलकुलेटर में लिख लो। दूसरा स्टेप, अंडर रूट का बटन प्रेस करो 12 बार। तीसरा स्टेप, -1। चौथा स्टेप, डिवाइड बाय 0.000562303। और पांचवा स्टेप इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 0.3009 समथिंग। करके देखो, 30-10 आना चाहिए ना, 0.3009 समथिंग आएगा। बहुत बढ़िया हिमांशी। हाँ, चंद्रेश आ गया क्या? हाँ। अब ये क्यों आना चाहिए अपने को? देखो, लॉग के बारे में बड़ी बेसिक सी बातें बता रहा हूं। एक तो तुम लोगों को, बहुत बढ़िया हेमंत, log 3 की वैल्यू
एक तुम्हें log 2 की वैल्यू और एक तुम्हें log 5 की वैल्यू के याद होनी चाहिए। 10 30 10 याददाश्त हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कभी कोई फोन नंबर दे और आप भूल जाओ, क्या मतलब है? जीवन में एक अपॉर्चुनिटी कम हो गई। इसलिए हमेशा आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक ही बार में याद हो जाए। हाँ ऋषभ, हाँ शाबाश। log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990 वगैरह वगैरह। और क्या? अब याददाश्त अच्छी नहीं होगी तो इधर पेन कागज ढूंढते घूमोगे, मोबाइल निकालोगे, लॉक खोलोगे। हाँ, अब दीपांशु ये अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है। 2√19 टाइम -1 मल्टीप्लाई 22 76 95। यार ये वाला तरीका मुझे आता नहीं है, तो मुझे कंफर्म नहीं है नीलेश, हो सकता है ऐसे भी होता हो। हाँ, पर मुझे ये तरीका कंफर्म है, ये तरीका कंफर्म है। अपन सालों से यही तरीका लगाते आए हैं। उससे होता है तो उससे भी कर सकते हैं नीलेश, बहुत बढ़िया बात है। पर मुझे वो कंफर्म नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ जी। हाँ, अब तुम्हें ये तीनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग तुम्हें कैलकुलेटर से लगा निकालना क्यों आना चाहिए? हाँ हाँ, अरे देखो, जिसको नहीं आ रहा ना, मैं एक बार तुम्हें करके दिखा देता हूँ। हाँ, लास्ट में इक्वल टू टाइप करना है, ये ध्यान रखना। ये वाला एक बार इसको कॉपी करो, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ लॉग कैलकुलेटर से। अब भाई जैसे मान लो 5 का लॉग निकालते हैं। 5 लिखा, √12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दवाई नहीं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230 इक्वल टू आ गया 0.69892। और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 0.6990। आप इस तरीके से कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जोरदार बात यही होती है, आप इस तरीके से कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको किसी ने उठा के दे दिया साहब 0.0625 और पावर 16। हाँ, बिना वैल्यू ये है, डिवाइड वाली वैल्यू है 0.00056230 3। हाँ हेमंत, बहुत बढ़िया। 56 2303.00056230 3। मुंह से 10 15 बार 20 बार बोल लो, याद हो जाएगा। हाँ जी। अब मान लो ये सवाल दे दिया। अब हालांकि इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये भी है कि 625 के नीचे लिख लो 10,000, ये 16। अब ये 625 को लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है अनिल, 625 को लिख सकते हैं 1/16 और इधर 16। 1/16 का मतलब हो जाता है 16 की पावर -1 और इधर 16, यानी आंसर -1। अब ये तो सब्जेक्टिव तरीका हो गया। अब मान लो भाई किसी के नहीं है प्रॉपर्टी क्लियर, किसी को नहीं आती प्रॉपर्टी, वो केवल इतना ही जानता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो ठीक है, इसका लॉग निकाल लो, इसका लॉग निकाल लो और डिवाइड लगा दो बस। लॉग 0.0625 का निकाल लो, लॉग 16 का निकाल लो और डिवाइड लगा दो। भाई नहीं करके आने से तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। एक वो सवाल मिलता है आपको 1728 और 2√3। अब देखो 1728 जो होता है वो 2√3 की पावर 6 होता है। कुछ लोगों को तो पता चल जाता पर कुछ को अंत तक पता नहीं चलता। ये बेस बेस आधार। अब 2√3 की पावर 6, अब ये 1728 की वैल्यू होती है। ये कुछ लोगों को तो एक बार में पता चल जाती है, कुछ को पता नहीं चलती। भाई मेरे जैसा कोई हो तो उसको तो पता ही नहीं चले। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे कर सकते हैं इस सवाल को 1728 बेस 10 और नीचे 2√3, इसका भी बेस 10। अब इसका लॉग निकाल लो, इसका लॉग निकाल लो और डिवाइड लगा दो। 2√3 का कैसे निकालोगे, पहले √3 करो, 1.732 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1728 में इसका डिवाइड लगा दो। आप इस तरीके से इस लॉग को कैलकुलेट कर सकते हो और ये सिंपल है, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। हाँ, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, बेस में जीरो नहीं आता। हाँ, बेस में जीरो नहीं आएगा। बेस में अगर फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस में आएगा ई, और अगर अपन वैल्यू निकाल रहे हैं तो बेस में आएगा 10। एक देखो जैसे सवाल दे रखा है ये वाला 10 का, बेस 10 का मतलब होता है जब भी अपन देशराज वैल्यू निकालते हैं ना तो बेस 10 होता है। एक देखो 57 नंबर का सवाल है, ये है, ये अभी लो, अभी करते। अब ये भी साइकिल है, अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, ये साइकिल है। सीखिए। नहीं, जीरो नहीं आएगा। ना 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 ना, दो आएगा इसका आंसर। ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार। मैंने तुम्हें लॉग में चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी समझाई कि लॉग एक्स वाई, इसको 1/log y और x लिख सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर ये ऊपर आएगा तो इसकी दुनिया बदल जाएगी, भैरो बिकम भैरो एंड भैरो बिकम भैरो। बेस बन जाएगा नंबर, नंबर बन जाएगा बेस। तो इसको ऊपर ले चलते हैं और इसकी दुनिया में परिवर्तन ले आते हैं। लेट अस बी ए चेंज फॉर समबडी बीइंग ह्यूमन। तो ये अब एबीसी तो बन गया बेस, और नंबर जो 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 बेस था वो नंबर बन गए। अब इन सबका बेस सेम हो गया, कॉमन ले लो। आप बेस कॉमन ले सकते हो। ये लॉग ए बी सी सेम बेस था, कॉमन ले लिया। अंदर वाले नंबर प्लस में थे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी बी सी सी ए। दिस विल बिकम ए बी सी का स्क्वायर और इधर ए बी सी, मतलब 2 log ABC बेस में ए बी सी, वैल्यू क्या आ गई 1, आंसर 2। हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ये क्वेश्चन मिल गया मान लो, लॉग 0.33333333। अब इसको तो जानते हो तुम, इसको तो जानते हो। ब्रेक, अरे दे देंगे ब्रेक यार, अभी अरे अभी 10 बजे ब्रेक कर लेंगे, तो सूसू पॉटी जाना है तो हो जाओ। हाँ भाई, किसी को कोई इमरजेंसी है तो जाओ। हाँ इसमें तो वो नहीं। हाँ log 1/3, अब ये 1/3 तो तुम जानते हो, -1/2 हो गया। लड़ाई क्या थी, ये 0.333 पहचान में आया कि नहीं आया? अच्छा मान लो नहीं आया पहचान में, भाई मान लो नहीं पहचानते, भाई नहीं जानते जरूरी थोड़ी है अपन दुनिया में हर आदमी को जाने, तो 333 के नीचे 1000 लगा लो। ये आपको शो करना शुरू कर देगा, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, चलो बिना दिमाग लगाए हुए, अब ये लॉग और इंडाइसिस के क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं। चलो ऐसा है, अब सुनो, तुम लोग भी उठो, थोड़ा हाथ पैर खोलो, 10:15 दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है सभी लोग? 10:15 दोबारा ज्वाइन करो नई एनर्जी के साथ। सचिन करा दूंगा, है ना, करा दूंगा, चिंता मत कर। हाँ तुषार आ सकते हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन। चलो अब सब लोग 10:15 ज्वाइन करो, ठीक है? हो, चलो बाय।